हेलो एवरीवन, मैं हूं जितिशा अग्रवाल और आप देख रहे हैं बायोवेव्स। आज की इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, एड्स के बारे में और एमिनोसेंटेसिस एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन को भी हम देखेंगे कि कैसे वो टाइम के साथ ग्रो करी और कितना ग्रो करी। Definition and importance. Reproductive health encompasses the physical, mental and socially well-being in all matters related to the reproductive system. इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन हम किसे कहेंगे, जो कि ना कि सिर्फ फिजिकली फिट हो बल्कि मेंटली और सोशली भी वो एकदम फिट हो, वेलबींग हो, उसे ही हम कहेंगे कि हाँ वो रिप्रोडक्टिवली फिट है और वो अब रिप्रोडक्शन करने के काबिल है। बट यहीं तक नहीं, हम उसे रिप्रोडक्टिवली फिट कहेंगे जो कि आपका इंडिपेंडेंट हो, एक तरीके से वो आपका रेस्पॉन्सिबल हो, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा पाए। अगर वो किसी को नए बच्चे को जन्म दे रहा है तो वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभा पाए, तो उसे ही हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कहेंगे। इट इंक्लूड द कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस। अगर इंसान कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने के तो ये भी आपका उसी के अंदर आ जाएगा। द फ्रीडम टू मेक द डिसीजन अबाउट रिप्रोडक्शन, आपके पास फुली फ्रीडम है डिसीजन लेने के, अपने खुद के डिसीजन लेने के, आप इतने रेस्पॉन्सिबल हो चुके हो। इट इंक्लूड द चॉइस टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अब इसमें आपकी कुछ चीज़ें आती है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को आपका प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको यूज़ करके हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को आपका प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए, उनके बारे में आपको फुली अवेयर आपको होना चाहिए, आपको पूरी जानकारी उनके बारे में होनी चाहिए। टू अवॉइड द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जैसे कि आपकी होती है एड्स हो गए। एड्स आपकी ऐसी बीमारी है जो कि आपकी सेक्सुअली फैलती है। अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअली एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की हेल्प से भी हो जाता है कि आपका एक इन्फेक्टेड पर्सन से आपने ब्लड का एक्सचेंज करवा लिया, आपका मतलब ब्लड आपने किसी ऐसे पर्सन को दे दिया जो कि एक अनहेल्दी पर्सन का ब्लड था, तो उससे भी आपका एड्स की बीमारी फैलती है। अगर मदर को है तो फीटस को फैल सकती है। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको एड्स जैसी बीमारी देखने को मिलती है। बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे इन चीज़ों से रुका जा सकता है, कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि इस चीज़ की कोई आज तक इलाज नहीं हुआ है इन डिजीज़ का। तो आप लोग खुद प्रिवेंशन ही कर सकते हो इन चीज़ को, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस वजह से आपका रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन उसे ही कहा जाएगा जो कि इन सब चीज़ों में कैपेबल है। एमिनोसेंटेसिस, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपका जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ को देखा जाता है बच्चे के अंदर जो कि मदर के बूम में है, उसको फीटस बोलते हैं। इसमें आपकी एक थिन निडल को लिया जाता है जिसको मदर के एब्डोमिनल, जिसमें आपकी एमनोटिक सैक में उसको डाला जाता है, जिसमें से एमनोटिक फ्लूइड को लेकर आप उसको चेक किया जाता है क्योंकि उसमें फिटल के सेल्स पाए जाते हैं। उनको एनालाइज करके देखा जाता है कि कहीं बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है। तो इन सब की चेकिंग के लिए, इन सब को एनालाइज करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। ये आपका प्रेगनेंसी के 15 to 20 वीक में किया जाता है। इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाती है कि कैसे, अगर आपकी इसको मतलब लोग क्यों करवाते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री में अगर ये पाई गई हो कोई बीमारी, तो इससे वो इस टेस्ट को करवा के अपने बच्चे में जान सकते हैं कि उसमें तो ये वाली बीमारियाँ नहीं हैं। कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट के टाइम पे कोई एबनॉर्मल उनको रिज़ल्ट देखने को मिला हो, तब उस डर को दूर करने के लिए वो इस टेस्ट को करवा लेते हैं। मदर की एज को देखते हुए भी वो इस टेस्ट को करवाते हैं, बट इसको करवाते हैं वो अपनी रिस्क पे, क्योंकि इससे आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं मिसकैरेज, इन्फेक्शन और इंजरी के, कि इससे मिसकैरेज भी हो सकता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस टेस्ट के रिस्क भी हैं, बट इससे हम एक आने वाले बड़े रिस्क को रोक सकते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम नाम की कोई डिसऑर्डर तो नहीं पाया जाए, बाद में पता चले तो फिर दिक्कत है। तो इस वजह से इसको चेक कराते थे, एक तरीके से सही भी है। बट इसका मतलब मिसयूज़ करने जाने लगा लोग इसको, उनको पता चला कि इस चीज़ को सिर्फ इन एबनॉर्मेलिटीज़ को ही नहीं, इस चीज़ से हम जेंडर का भी पता कर सकते हैं। तो लोग इसका लड़का है या लड़की, इसको पता करने के लिए इस टेस्ट को करवाने लगे। और जैसे उन्हें पता चलता कि लड़की है तो वो उसको
अबॉर्ट करवा देते थे, वो उसको मार देते थे। तो इस वजह से इस टेस्ट पे बैन लगा दिया गया ताकि कोई भी इस टेस्ट को आगे ना करवा पाए और लड़कियों की हत्या ना हो। तो इस वजह से फीमेल फिटिसाइड्स के केस काफ़ी बढ़ गए थे। इस वजह से इस जो प्रोसेस है इस पर बैन लगा दिया गया। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन। अब देखते हैं कि इंडिया की और वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैसे टाइम के साथ कितनी बढ़ी। इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये थी 350 मिलियन। 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं। तो आपकी 350 मिलियन आपकी इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी। 2000 में आपकी 1 बिलियन के करीब पहुंच गई। 2011 में आपकी 1.2 बिलियन के करीब ये पहुंच गई और आज के टाइम पे 1.4 बिलियन के करीब आपकी इंडिया की पॉपुलेशन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 1900 में ये 2 बिलियन थी, 200 में 6 बिलियन हो गई, 211 में 7.2 हो गई और आज के टाइम पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7.8 बिलियन। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ हमारी टाइम के साथ पॉपुलेशन की देखने को मिली है। अब ये भी पता होना चाहिए कि ये पॉपुलेशन की ग्रोथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कैसे ये पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, कैसे इंक्रीज़ होती है और कैसे डिक्रीज़ होती है। बर्थ रेट पे नेटिलिटी जिसे हम बोलते हैं। नेटिलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ न्यू बोर्न एडेड पर ईयर पर 1000 इंडिविजुअल। मतलब हर 1000 इंडिविजुअल में हम देखते हैं हर साल कि कितने न्यू बोर्न जो बेबी हैं वो ऐड हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम नेटिलिटी रेट के अकॉर्डिंग हम ये पता लगाते हैं कि पॉपुलेशन इस बार कितनी ग्रो करी है। अब ऑब्वियसली बात है नेटिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ़ जो न्यू बोर्न है वो ज़्यादा होंगे पर 1000 इंडिविजुअल में, तो आपकी पॉपुलेशन का साइज़ मतलब इंक्रीज़ हुआ है। तो इससे आपको जितना ज़्यादा आपकी नेटिलिटी देखने को मिलेगी उतना ज़्यादा आपका पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। तो इससे आपकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक होती है डेथ रेट जिसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मीन्स मरना, मतलब किसी की डेथ होना। तो नंबर ऑफ डेथ पर ईयर पर 1000 इंडिविजुअल, मतलब हर साल हर 1000 इंडिविजुअल में कितनी डेथ हुई हैं, तो उसको मोर्टेलिटी रेट में लेते हैं। अब ऑब्वियसली बात है जितनी ज़्यादा मोर्टेलिटी होगी, जितने ज़्यादा लोग मरेंगे उतनी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई होगी, कम हुआ होगा। तो ये आपकी डिक्रीज़ करता है फैक्टर सी वाला। मोर्टेलिटी जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा लोगों की डेथ होगी। IMR जिसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका कोई न्यू बोर्न बेबी है वो ज़िंदा होते ही, मतलब 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही अंदर उसकी किसी वजह से डेथ हो गई उस बच्चे की। तो इसको हम लेते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब कोई नया बच्चा जो कि अभी जन्मा है। तो इसका अगर इसका जो रेट है वो ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन का साइज़ है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही मर रहा है तो ऑब्वियसली ये डिक्रीज़ करेगा पॉपुलेशन को। MMR जिसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो कि बच्चे को जन्म देते ही मर जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कि वो बच्चे को जन्म दिया, एक नई लाइफ को दे के गई और ख़ुद की लाइफ को गंवा बैठी, तो इसको बोलते हैं मैटरनल डेथ रेट। तो अगर ये इंक्रीज़ होगी तो पॉपुलेशन साइज़ इसमें भी आपका डिक्रीज़ होगा, क्योंकि डेथ के जो केसेस हैं वो उसमें बढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। रिप्रोड्यूसिबल एज, मतलब जो रिप्रोडक्शन करने वाली जो एज है, जो आपकी एक तरीके से आपकी प्यूबर्टी के बाद जो लोग हैं और जो आपकी अडल्ट एज है वो आपकी ज़्यादा हो गई है, जो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है, उन लोगों की एज के जो लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में हैं। इफ़ द पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज आर मोर इन पॉपुलेशन, जो आपका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो लोग आपके नंबर में ज़्यादा हैं, तो आपकी पॉपुलेशन का साइज़ ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है तो वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो इससे आपकी पॉपुलेशन की साइज़ में इंक्रीजमेंट हो सकता है। माइग्रेशन, अभी माइग्रेशन क्या होता है? तो इसमें 2 आते हैं आपके, इमाइग्रेशन एंड एमाइग्रेशन। तो इमाइग्रेशन में आपका आता है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू न्यू पॉपुलेशन। अब आपका एक इंडिविजुअल का किसी नई पॉपुलेशन में ऐड होना, उसमें ट्रांसफ़र होना, परमानेंटली वहाँ सेट हो जाना, उसको बोलते हैं इमाइग्रेशन, जिसमें आपका मतलब पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट हो रहा है, क्योंकि वो पॉपुलेशन वहाँ पे आ रही है।
और इमाइग्रेशन में मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल आउट फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब अगर कोई मतलब कंट्री छोड़ के जा रहा है तो वो इमाइग्रेशन कर रहा है, तो अब वहाँ पे जा रहा है तो कंट्री को छोड़ के जा रहा है तो वो पॉपुलेशन में से कम हो रहा है, तो इसमें आपका पॉपुलेशन डिक्रीज होगी और इमाइग्रेशन वाले में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी क्योंकि वो दूसरी कंट्री में आ रहा है। तो ये होता है आपका माइग्रेशन में, इमाइग्रेशन एंड एमाइग्रेशन। आगे बढ़े तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या आपके ओवरकम्स, क्या क्या स्टेप्स लिए पॉपुलेशन को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए। तो उन्होंने जो स्मॉलर फैमिलीज़ को, अगर जिसकी छोटी फैमिली होगी उसको कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे, कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। तो ऐसे लोगों को लालच दिया ताकि वो कम बच्चों को पैदा करें और वो छोटी फैमिली को बनाए रखें, जिससे पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो और ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। मैरिजेबल एज थी उसको बढ़ा दिया, मैरिज का जो एज है उसको बढ़ा दिया, लड़कों में 21 साल कर दिया और लड़कियों में उसको 18 साल कर दिया, ताकि लेट शादी करें तो लेट रिप्रोडक्शन हो और कम लोगों में रिप्रोडक्शन हो, जिससे भी आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। कुछ आपके स्लोगन्स को चलाया गया, जैसे हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, इन सब से भी लोग अवेयर होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंस होते हैं लोग इनसे, तो जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और रिप्रोडक्शन कम करते हैं, तो पॉपुलेशन काफ़ी कंट्रोल में होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को प्रमोट किया गया। अब कुछ लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता और वो अनवांटेड प्रेगनेंसी का शिकार हो जाते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का क्या यूज़ होता है इसको हम देखते हैं। अ कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ अ मेथड और डिज़ाइन यूज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ किया जाता है। इट कैन इंक्लूड द वेरियस ऑप्शन सच एज बर्थ कंट्रोल पिल्स, ओरल कुछ पिल्स भी लिए जाते हैं लाइक सहेली नाम की, कॉन्डम्स का यूज़ करा जाने लगा जो कि आपका मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए होता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या कि जो कि आपकी हो गई IUCDs जो कि फीमेल्स यूज़ करती हैं, जिसको अपने यूटेरस में लगाती हैं और उसको स्पर्म की एंट्री को रोकती हैं। कुछ इम्प्लांट्स का यूज़ किया जाने लगा जो कि स्किन के अंदर आपके लगाए जाते हैं। हार्मोनल पैचेस का यूज़ किया गया जो कि हार्मोन सीक्रेट करके बॉडी में फेक प्रेगनेंसी को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, जिससे बॉडी को लगता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है और वो वापस से आपका फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन नहीं करवाती। ईच वर्किंग थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म इनहिबिट द फर्टिलाइजेशन और प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। ये काफ़ी डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है जो कि आपकी फर्टिलाइजेशन या फिर आपका इम्प्लांटेशन को एम्ब्रियो की रोकता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है। बट इनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इस वजह से लोग इनको यूज़ करने से कतराते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्रॉपर्टी। एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो कि ईजिली अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि आपको मतलब 100 किलो 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को ख़रीदने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ईजिली हर जगह वो अवेलेबल होना चाहिए। कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, उसकी कॉस्ट आपकी इफ़ेक्टिव हो, भाई ये नहीं कि अपने हीरे जवाहरात बेच कर वो ख़रीद रहे हैं। यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए। रिवर्सेबल, कि अगर कोई कपल बाद में, जैसे अभी वो कंसीव नहीं करना चाहता प्रेगनेंसी, बट कुछ साल बाद अगर वो कंसीव करना चाहे तो वो कर सके। शुड नॉट इंटरफेयर विद नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सही सलामत बने रहें, ये नहीं कि उनको अफेक्ट कर दे, उनको ही डैमेज कर दे, तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है इनका यूज़ करने का। इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स उसके कम होने चाहिए, लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, ऑब्वियस सी बात है इफ़ेक्टिव होना ही चाहिए, प्रेगनेंसी को रोकेगा ही नहीं तो किस काम का है ये। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आपके आते हैं नेचुरल में आपकी जैसे हो गई, इनमें किसी भी डिवाइस का यूज़ नहीं करते, हम कैलेंडर मेथड का यूज़ करते हैं, और भी आपके काफ़ी सारे मेथड होते हैं, उसको हम अभी डिटेल में बात करेंगे। बैरियर मेथड जैसा कि आपका कॉन्डम्स हो गए। केमिकल मेथड, इसमें आपकी ओरल पिल्स को यूज़ किया जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में भी यही आते हैं, और इसमें आपकी कुछ हार्मोनल आपकी कुछ डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है जो कि हार्मोन का सीक्रेशन करके और आपकी बॉडी में वो फेक प्रेगनेंसी को दर्शाती हैं। IUCDs जिसे हम बोलते हैं, या फिर IUDs भी बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या फिर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे में आपकी कॉपर टी हो गई तो वो आपकी IUCDs में आ जाती है। इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस की हेल्प से भी हम प्रेगनेंसी को रोकते हैं। कुछ इंजेक्शंस लेते हैं जिसमें आपकी प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रेजेंट होता है,
कुछ इम्प्लांट्स को लेते हैं जो कि बॉडी के अंदर स्किन के नीचे लगा लेते हैं, वो भी हार्मोन्स को सीक्रेट करते रहते हैं। सर्जिकल मेथड जैसे मैंने बताया वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, इसमें यह है जिसमें सर्जिकल मेथड होता है पर ये रिवर्सिबल नहीं होता। एक बार करवा लिया तो वो इंसान लाइफ टाइम अब प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को काट कर टाइड अप कर दिया जाता है, जिससे अब वो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो ये सब आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को डिटेल में डिस्कस करूँगी विद फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। तो आप नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।